हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में। बिल्कुल आपको पता है कि जीरो लेवल केमिस्ट्री में एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, फाउंडेशन लेवल पे। एक एक बात को ध्यान में समझेंगे। अब एटम के बारे में समझेंगे बेटा, तो हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि एटम को डिस्कवर करने वाले जो अपने इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कर्णाद थे, या उसी का उनका नाम जो था कश्यप था। इनके अलावा वैसे जॉन डाल्टन 1808 में उनका नाम आता है, जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। तो मैं एटम पढ़ाने के बारे में दो तीन बात आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये याद रखेंगे बेटा, जो कि एटम होता है, एटम एक ऐसे वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब होता है कि एटम को फर्दर और छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं। ये पहला बात याद रखेंगे। दूसरा बात याद रखेंगे कि एटम्स के दो पार्ट होते हैं। एटम्स के दो पार्ट होते हैं। अब एटम्स के कौन दो पार्ट होते हैं, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। एटम के दो पार्ट होते हैं बच्चों। अब मान के चलते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो दो पार्ट होते हैं, एक इसका सेंटर होता है और यहाँ पर एक इस तरीके से ये बाहर वाला लेयर होता है। बाहर वाले लेयर यानी इसको कहते हैं ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं या इसी को सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये जो है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं हिंदी में नाभिक। नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन, सॉरी बच्चों, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। मैंने अब तक तीन बात बताया। एटम एक लैटिन या ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एटोमास। एटोमास का मतलब होता है अनकटेबल, मतलब एटम को और फर्दर डिसोसिएट यानी तोड़ा नहीं जा सकता। एटम के दो पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट होता है जिसके ऑर्बिट या शेल कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि एटम के सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एटम के सेंटर में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा। अब एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सब बात डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब इसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एटम का मास, प्रोटॉन, ये सब क्या होता है। अभी हम लोग एटम को समझेंगे। तो एटम के बारे में मेरे हिसाब से इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जरा बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सर ये बताओ, इतना हमको पता चल गया कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। एटम का मतलब होता है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं? तीसरा बात, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, या उसी को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, या उसी के परमाणु के मूलभूत कण कहते हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल वैसे तो बेसिकली बच्चों तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन होता है, तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाते हैं E पे माइनस, प्रोटॉन के केस में P पे प्लस, न्यूट्रॉन के केस में N पे 0। ये इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सर एटम में इनके अलावा और कोई पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। इनके अलावा पार्टिकल जैसे मेसान होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ये सब भी पाए जाते हैं। लेकिन ये सब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो एटम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल होंगे। कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आया? आगे चलो, ठीक है। अब देखो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अब इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार बेटा मैं देख लूँ ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। अब देखो जरा एटम के बारे में रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर कोई डेफिनेशन किसी भी चीज की मतलब टेंशन मत लेना, एक एक चीज समझ में आएगा। अब देखो एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल को अगर ऐसे लिखा गया, मैं सीरियल वाइज नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी उठा ले रहा हूँ जैसे दिमाग में आ रहा है। इस तरीके से, जैसे मान लो पहले इतने के बारे में समझते हैं, तो अब इसे क्या बोलेंगे? ये किसका एटम? तो अब तुमको सिंपल तुमको आना चाहिए। किसका है? ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटम, एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। ये किसका एटम है? नाइट्रोजन का एटम। ये किसका एटम है? ऑक्सीजन का एटम। ये किसका एटम है?
क्लोरीन का एटम है। किसका है बेटा? क्लोरीन का एटम है। ये किसका एटम है? फ्लोरीन का एटम है। अब बात जरा ध्यान से सुनो, एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब कल क्यों रिएक्टिव होते हैं तो ये भी मैं बताऊंगा कि एटम के पास होता है कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी नया नया वर्ड तुमको सुनने के लिए धीरे धीरे मिलेगा, जिसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या होता है कि एटम जो होता है इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है उसके कारण कि ये मुक्त अवस्था में पाया ही नहीं जाता। तो इसलिए जब भी ऐसे लिखा होता है तो ज़्यादातर लोग तुमको यही बताते हैं कि देखो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, देखो ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है, देखो ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, देखो ये क्लोरीन का एलिमेंट है, देखो ये फ्लोरीन का एलिमेंट है। तो लोग इसको एलिमेंट नाम देने लगते हैं, लेकिन तुम समझो कि हाइड्रोजन ये जो एटम है इस तरीके से भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, अब जैसे मान लो हाइड्रोजन H में नहीं पाया जा रहा है क्योंकि एटम ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखोगे तो ये H2 में पाया जाएगा। अब H2 कैसे बना होगा, थोड़ा सा जरा दिमाग लगाने की जरूरत है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखना मैं सिखाऊंगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखो एक है। तो अब एक हाइड्रोजन का एटम, इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ज्यादा क्रियाशील होंगे, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अकेले रहना पसंद नहीं है, दोनों कहेंगे हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो तुम बुक में देखते हो इसी को ऐसे लिखता है H सिंगल बॉन्ड H, या इसी को H2 लिखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल का मतलब हो गया, मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अणु हो गया। कि मतलब जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। तो ये यही तरीका होता है कि एटम जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, उनका क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर होगा। अब बच्चों समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होता है। इसी तरीके से तुम कोई भी ले लो, जैसे S लिखो, ये है सल्फर। Au लिखो, इसको क्या कहते हैं, गोल्ड का एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड का एटम। Ag लिखो, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर का एटम कहते हैं। ठीक है, अगर कल तुम ऐसे लिखते हो, K लिखते हो, ये पोटेशियम का एटम है। किसका एटम है, पोटेशियम का एटम है। अगर तुम कभी Mg लिखोगे तो ये मैग्नीशियम का एटम हो जाएगा। Ca लिखोगे तो ये कैल्शियम का एटम हो जाएगा। तो इस तरीके से एटम को डिफाइन करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा एटम के बारे में था। अब हम लोग क्या करेंगे, कल जरा एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, ताकि हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में समझ सके आगे। ठीक है बच्चों, तो अगर एटम के बारे में पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।